ये कहानी शुरू होती है हमारी प्यारी प्रोटैगोनिस्ट योनोमोरी कोबेनी से, जो एक अजीब सा सपना देखती है जिसमें वो किसी लड़के से मिलती है। लेकिन इस सब का फिलहाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और वो काफी खुश है। और हाँ, बता दूं, आज ही वो 16 साल की हो गई है। नीचे आती है तो उसकी बड़ी बहन बेनियो उसे केक देकर सरप्राइज करती है। कोबेनी बेहद खुश हो जाती है, लेकिन बेनियो इतनी ओवर द टॉप बहन है कि खुशी के मारे नाक से ब्लड निकल आता है, क्योंकि उसे है क्लासिक सिस्टर वाला कॉम्प्लेक्स। तभी उनकी माँ आती है और बर्थडे विश करने के साथ साथ ये बड़ा बम गिराती है कि अब वो 16 की हो गई है, तो उसके दादाजी ने जो एंगेजमेंट फिक्स किया था वो अब शुरू होगा। शॉक्ड कोबेनी को तो ये तक पता नहीं था कि उसका फियांसे कौन है, लेकिन असल में उसका मंगेतर हाकुया तो घर में पहले से मौजूद था। बस इतना लो प्रेजेंस वाला बंदा था कि किसी को पता ही नहीं चला। माँ को एहसास है कि ये सब एकदम से मानना मुश्किल होगा, तो वो कहती है कि सोच लो, लेकिन हाकुया तो बिना कुछ बोले मान भी जाता है। इस पर कोबेनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो इस लड़के को जानती तक नहीं और ये तो ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है जैसे बस खाना ऑन ऑर्डर किया हो। तभी हाकुया की छोटी बहन मशीरो एंट्री मारती है, जो पूरी तरह ओवर प्रोटेक्टिव है और हर वक्त कोबेनी की खामियां गिनाती रहती है ताकि वो एक परफेक्ट वाइफ बन सके। बेनियो उसे टोकती है कि अपने भाई को क्यों नहीं टोकती, वो तो पूरा ईमो जैसा है। लेकिन मशीरो तो पहले ही भाई की पर्सनालिटी को गले लगा चुकी है। वहीं कोबेनी इन सब बातों को इग्नोर करके ज्यादा टेंशन इस बात पर ले रही है कि अब उसे घर में 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। फटाफट मार्केट भागती है, जहां हाकुया उसके साथ जाता है ताकि उसकी केयर कर सके। और अच्छा हुआ वो गया, वरना घर से निकलते ही कोबेनी लगभग गिर ही जाती। लेकिन मजेदार बात यह है कि खुद हाकुया भी उतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, जिससे कोबेनी को वो और भी अजीब लगता है। उधर मशीरो घर की सफाई में खामियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बेनियो साफ बोल देती है कि सब परफेक्टली क्लीन है, बेकार मेहनत मत कर, और उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी बहन कोबेनी को परेशान किया तो वही सख्ती उस पर भी लागू होगी। ये सुनकर मशीरो लिटरली डर जाती है। आखिर में कोबेनी किचन में जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो अरेंज्ड मैरिज वाली सिचुएशन में कैसे फंस गई। लेकिन मशीरो के गांव में तो ये सब आम बात है, और हाकुया तो बचपन से ही ये मानकर बड़ा हुआ था कि उसकी एक फियांसे पहले से तय है। फिर मशीरो खुश हो जाती है जब देखती है कि कोबेनी करी बना रही है, क्योंकि वही उसका फेवरेट डिश है। लेकिन मजा वहीं खत्म हो जाता है जब करी निकलती है अल्ट्रा स्पाइसी। बेचारी मशीरो पसीने पसीने हो जाती है। वैसे मशीरो सिर्फ एक छोटी बच्ची जैसी नहीं है, उसके भी अपने टेस्ट हैं, और क्योंकि वो गांव से आई है उसे तो टीवी जैसी सिंपल चीजें भी हैरान कर देती हैं। लेकिन कोबेनी का दिल इतना सॉफ्ट है कि वो किसी को अपने खाने से परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मशीरो से सजेशंस मांगती है कि टेस्ट कैसे एडजस्ट करे। अगले दिन होता है हाकुया का पहला दिन स्कूल में। मशीरो उससे भी आगे निकलकर पहले ही पेपर वर्क कर देती है, लेकिन कोबेनी को डर है कि कहीं सबको उनके एंगेजमेंट के बारे में पता न चल जाए। और जैसा डर था वैसा ही होता है। उसकी दोस्त उनकी बातें सुन लेती है और हाकुया साफ साफ अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो कोबेनी का फैंजो है, यानी एंगेजमेंट छुपाने का पहला दिन ही एपिक फेल। इस पर कोबेनी रूल सेट कर देती है कि क्लास में कोई एंगेजमेंट की बात नहीं होगी, लेकिन जैसा कि अंदाजा था, हाकुया को उसी क्लास में डाल दिया जाता है जहां कोबेनी है। और ट्विस्ट ये कि मशीरो भी उसी क्लास में ट्रांसफर हो जाती है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। मशीरो बड़ी शान से बोलती है कि उसकी फैमिली की इन्फ्लुएंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। कोबेनी को तो और भी अजीब लगता है कि एक छोटी सी दिखने वाली बच्ची को स्कूल में एडमिट कर लिया, लेकिन असल में वो तो प्रैक्टिकली एक ऑन्टी एज की है। और ये बात सबसे ज्यादा खुश करती है बेनियो को, क्योंकि अब उसकी सबसे प्यारी लिल गर्ल हमेशा उसके पास है। पूरे स्कूल में हलचल मच जाती है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बेनियो, जो स्मार्ट और एथलेटिक दोनों है, अचानक एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट में इतनी इंटरेस्ट क्यों है। फैंस को तो शॉक लग जाता है और मशीरो भाग खड़ी होती है। सब लोग क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है और कोबेनी से क्या रिलेशन है। बेनियो स्कूल में इतनी पॉपुलर है कि उससे जुड़े हर इंसान पर ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट आ जाती है। लेकिन ये स्पॉटलाइट कोबेनी के लिए भारी पड़ती है, क्योंकि लोग उसे बार बार उसकी परफेक्ट सिस्टर से कंपेयर करने लगते हैं। हाकुया को ये बात नोटिस होती है और वो उसे क्वाइटली कंसोल करता है। इसी बीच कोबेनी देखती है कि मशीरो उससे चिपकी हुई है, तो वो उसे अपने अंदाज में समझाती है कि बेनियो की गेम्स का इतना रेजिस्ट मत करो, क्योंकि जितना तुम रेजिस्ट करोगे उतना ही मजा उसे आएगा। और ये बात वो खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही है, क्योंकि वो भी पहले यही जेल चुकी है। घर पहुंचकर मशीरो को यकीन ही नहीं होता कि बेनियो स्कूल में इतनी पॉपुलर है। तभी बेनियो आती है और मशीरो को अपनी चाइल्डिश ट्रिक से जीतने की कोशिश करती है। वो चाय और मिठाई ऑफर करती है ताकि वो उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिलने आए, लेकिन असलियत ये होती है कि बेनियो उसे अकेले में टाइम देना चाहती है। ये समझते ही मशीरो डर के मारे सीधा अपने कमरे में भाग जाती है। फिर डिनर पर मशीरो बात छेड़ती है उस वक्त की जब कोबेनी उनके गांव आई थी, लेकिन कोबेनी को अपने बचपन की कोई याद नहीं। मशीरो सब डिटेल्स बताने ही वाली होती है कि तभी हाकुया बीच में रोक देता है, कहता है कि कुछ बातें पास्ट में ही रहनी चाहिए। अब सीन थोड़ा इमोशनल और थोड़ा फनी हो जाता है। मशीरो समझ ही नहीं पाती कि हाकुया आखिर उस बचपन वाले सीक्रेट को छुपाना क्यों चाहता है, जबकि वही तो मौका था
जिससे वो कोबेनी के दिल के और करीब आ सकता था। लेकिन हाकुया का मानना है कि अगर कोबेनी ने उस मेमोरी को भुला दिया है तो शायद वो उसे याद भी नहीं करना चाहती और इसी वजह से वो उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट करता है। दूसरी तरफ कोबेनी के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही कि बचपन में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे हाकुया इतना रिएक्ट कर रहा है, तो वो मशीरो से पूछने निकल पड़ती है। लेकिन मशीरो तो अभी अभी एलियंस पर एक टीवी शो देखकर डर के मारे हिल चुकी है। गांव की होने की वजह से उसे यूएफओ माइट्स की कोई आदत नहीं थी और अब उसे लग रहा है कि एलियंस आकर इंसानों को उठा ले जाते हैं। इतनी डरी हुई थी कि कोबेनी उससे कुछ पूछ भी नहीं पाती। अगले दिन भी हालात वही। मशीरो अब भी एलियंस के डर से कांप रही थी और सोच रही थी कि किसी भी वक्त कोई यूएफओ आकर उसे उठा ले जाएगा। इसी डर में वो बर्फ पर दौड़ते दौड़ते गिर भी जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद कोबेनी उसका ध्यान रखती है, लेकिन मशीरो के पास ज्यादा देर रहने से बेनियो उसे पकड़ लेती है और जब बेनियो को पता चलता है कि मशीरो को एलियंस से डर लगता है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे वो मशीरो को और भी ज्यादा क्यूट मानने लगती है। अब मशीरो को और गुस्सा आता है कि बेनियो की इतनी पॉपुलैरिटी आखिर है कैसे, और एलियन का कॉन्सेप्ट दिमाग में भरा होने की वजह से मशीरो ये नतीजा निकालती है कि बेनियो कोई एलियन ही है जिसने अपनी चार्म से पूरे स्कूल को कंट्रोल कर लिया है। कोबेनी और उसकी फ्रेंड मायूरा तो ये सुनकर हंसने लगती हैं, क्योंकि असल में बेनियो ने अपनी पॉपुलैरिटी मेहनत से बनाई थी, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स और स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की वजह से। लेकिन मशीरो की सस्पिशियस माइंड को ये और भी डाउटफुल लगने लगता है कि एक इंसान इतनी सारी चीजें अकेले कैसे कर सकता है। बेनियो तो इस बात से और खुश हो जाती है कि मशीरो उसके बारे में इतना सोच रही है और बड़े प्यार से कहती है, एलियन वालियन की टेंशन मत ले, मैं तो हमेशा से एक बड़ी बहन ही रहना चाहती हूँ और चाहो तो तुम्हारी भी बन सकती हूँ, ताकि तुम भी मुझे वैसे ही ओनी सामा बुलाओ जैसे कोबेनी बुलाती है। लेकिन मशीरो तुरंत साफ मना कर देती है। ऑफ कोर्स बेनियो की ऑब्सेशन कम नहीं होती और वो मशीरो के पीछे पड़ी रहती है। आखिर में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट काशिमा को बेनियो को जबरदस्ती खींचकर ले जाना पड़ता है ताकि मशीरो को थोड़ी राहत मिले। अब माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है और मायूरा को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर मशीरो और हाकुया कहाँ रहते हैं। मशीरो तो बिना झिझके बोल देती है कि वो लोग तो ऑब्वियसली कोबेनी के घर ही रहते हैं। ये सुनकर कोबेनी तुरंत उसे चुप कराना चाहती है ताकि बात बाहर न निकले, लेकिन मशीरो को लगता है कि ये इंसल्ट है क्योंकि इसमें छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। और फिर बम फूट जाता है। पूरे क्लास को पता चल जाता है कि मशीरो और हाकुया दरअसल कोबेनी के साथ ही रहते हैं, यानी इनडायरेक्टली वो बेनियो के साथ भी रहते हैं। मशीरो को अब समझ आता है कि शहर में किसी छोटी सी खबर की भी कितनी बड़ी वैल्यू होती है और बेचारी कोबेनी बस यही थैंक गॉड कर सकती है कि अभी तक किसी को उनकी एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता चला। अगले दिन सुबह सब लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। हमेशा की तरह बेनियो पूरी तरह चिपकी रहती है मशीरो से, लेकिन तभी प्रोटा की माँ कैजुअली हाकुया से पूछ लेती है कि उसे खाने में क्या पसंद है। और मजेदार बात ये कि कोबेनी पहले से ही उसके सारे फेवरेट डिशेस जानती है। ये देखकर सबको तो क्यूट कपल वाइब्स आती हैं, लेकिन बेनियो को थोड़ी झुंझलाहट होती है क्योंकि उसे लगता है जैसे वो लोग पहले से ही कोई डीपली इन लव मैरिड कपल हों। स्कूल पहुंचते ही कोबेनी का मूड डाउन हो जाता है क्योंकि उसकी बारी आती है जिम्नास्टिक क्लास की और उसकी हालत वैसी नहीं थी क्योंकि उसकी खास अदाएं उसे काफी भारी बना देते थे। मशीरो भी तुरंत समझ जाती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। इतने एक्स्ट्रा वेट के साथ आराम से जंप करना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये कि उसकी दोस्त मयूरा बताती है कि उसी हैवी ड्यूटी फिगर की वजह से उसके कई सीक्रेट एडमायरर्स हैं। हाँ, भले ही बेनियो ने पूरी कोशिश की थी कि कोई लड़का उसके बारे में फैंटेसी न बनाए, लेकिन फैंस तो बन ही गए। ये सुनकर मशीरो को एक नया डर सताने लगता है कि असली खतरा उनके मैरिज में कोई रैंडम लड़का नहीं बल्कि खुद बेनियो हो सकती है अगर उसे जेलसी हुई कि कोबेनी आधिकारिक रूप से किसी और की है। क्लास खत्म होती है और मशीरो को काशिमा स्वीट्स खाने के लिए ले जाती है। इधर मौका मिल जाता है कोबेनी और हाकुया को अकेले घर लौटने का और प्रेडिक्टेबली हाकुया उसे अकेले कैरी करने नहीं देना चाहता क्योंकि डिनर के सामान बहुत हैवी थे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट एक्चुअली किसी बैटलफील्ड से कम नहीं। डिस्काउंट वाली मीट लेने के चक्कर में बेचारे की हालत खराब हो जाती है। तब कोबेनी उसे बाहर बैठकर रेस्ट करने कहती है और खुद अंदर शॉपिंग पूरी करती है। इसी बीच वो मशीरो और हाकुया के लिए पर्सनल बोल्स खरीद लेती है क्योंकि अब वो सच में फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। ये देख मशीरो इतनी खुश हो जाती है कि प्रैक्टिकली अपने भाई को मजबूर कर देती है थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन डिस्ट्रैक्टेड हाकुया थैंक्स अपनी होने वाली वाइफ को देने की जगह उसकी माँ को बोल देता है। वीकेंड आते ही फिर से बेनियो पूरी बेशर्मी से कोबेनी के बेड में घुस जाती है, लेकिन अब कोबेनी इतनी यूज्ड टू हो चुकी है कि कोई हैरानी वाला रिएक्शन भी नहीं देती और ये बात बेनियो को और खटकती है।
क्योंकि उसे तो उसी रिएक्शन की तलब रहती है। दूसरी तरफ हाकुया को अपने गांव से एक चिट्ठी मिलती है। मशीरो उसे देखते ही पैनिक मोड में चली जाती है और जिद करती है कि तुरंत रिप्लाई करना चाहिए। इसलिए हाकुया लेटर फिनिश करके खुद डिलीवर करने निकल पड़ता है। इधर घर पर कोबेनी और बेनियो लॉन्ड्री कर रही होती हैं। तभी बेनियो की नजर पड़ती है मशीरो की अंडरवेयर पर, जो पूरी तरह बच्चों जैसी होती है। बेनियो तो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी खुशी सीधे मशीरो तक पहुंच जाती है, जो अपने कमरे में बैठी माथा पीट लेती है कि उसने इतनी टॉप सीक्रेट इन्फो लीक कैसे कर दी, जैसे उसकी अंडरवियर साइज। याद रहे, मशीरो हमेशा खुद को एडल्ट दिखाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद कोबेनी बेनियो से मिलने आती है। बेनियो को लगता है कि वो मॉडल्स वाले ब्रास की बात करने आई है जिन्हें वो मशीरो के लिए खरीदना चाहती थी, लेकिन असलियत में कोबेनी का सवाल कुछ और ही था। आखिर बेनियो उसकी एंगेजमेंट के खिलाफ क्यों नहीं है, जबकि वो हमेशा उसके किसी भी बॉयफ्रेंड के खिलाफ रही है। बेनियो जानती थी कि ये सवाल एक दिन जरूर आएगा, इसलिए वो कोबेनी को सच बताती है कि जब वो लोग गांव गए थे तब हाकुया ने उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से बेनियो चाहकर भी दोनों को अलग करने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि हाकुया का उसके साथ होना सच में अर्न्ड है और ऊपर से ये उसके दिवंगत दादाजी की आखिरी इच्छा भी थी। ये सुनकर कोबेनी के दिल पर पहाड़ टूट जाता है। उसे खुद पर शर्म आती है कि वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई। अगले दिन गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि वो बीमार पड़ जाती है और पूरे दिन बेड रेस्ट पर रहती है। मशीरो जब पूछती है कि आखिर बेनियो ने क्यों सब बता दिया, तो बेनियो स्वीकार करती है कि उसे खुद गिल्ट है उस हादसे का। असल में उसके दादाजी के साथ जाने की जिम्मेदारी उसी की थी, लेकिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल गई और कोबेनी को भेज दिया। फिर वही हादसा हुआ। कोबेनी तो उसे रिएश्योर करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद खड़ी भी नहीं रह पाती और उसे वापस लिटा दिया जाता है। लेकिन असली नाइटमेयर अब शुरू होता है, क्योंकि किचन की जिम्मेदारी आती है बेनियो पर, और वो तो लिटरली इतिहास की सबसे खराब कुक्स में से एक निकली। अगले दिन भी कोबेनी की तबीयत खराब रहती है, तो वो डिसाइड करती है कि स्कूल मिस करेगी। हाकुया तुरंत कहता है कि वो घर पर रहकर उसकी देखभाल करेगा, लेकिन बेनियो साफ इनकार कर देती है। 2 टीनेजर्स को अकेले घर में छोड़ दूं? नो चांस। और खुद उसके साथ रुकने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन आयरनी ये कि आखिर में कोई घर पर नहीं रुकता, क्योंकि कोबेनी बेनियो से नाराज हो जाती है कि वो उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस क्यों कर रही है। दिन भर हाकुया अनयूजुअली डिप्रेस्ड नजर आता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ कोबेनी की हालत पर होता है। नतीजा ये कि वो सब जल्दी घर लौट आते हैं ताकि उसकी देखभाल कर सकें। जब मशीरो कोबेनी को साफ कर रही होती है, तभी उसकी नजर उसकी पुरानी एक्सीडेंट वाली स्कार पर पड़ती है। कोबेनी को याद आता है कि वो जख्म कैसे हुआ था, लेकिन हैरानी की बात ये कि हाकुया पर कोई निशान नहीं है। उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन गिल्ट अब भी दिल में है, क्योंकि वो जानती है कि हाकुया भी उसे बचाते वक्त घायल हुआ था। अब उसे समझ नहीं आता कि अगले दिन उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कैसे करे। हाकुया ये नोटिस कर लेता है कि वो उससे नजरें चुरा रही है, और मिसअंडरस्टैंडिंग में ये सोच लेता है कि शायद वो उसे नफरत करती है। हर्ट होकर वो अचानक तेजी से भाग जाता है। कोबेनी और बेनियो दोनों शॉक में रह जाती हैं कि वो इतनी तेज कैसे दौड़ गया। मशीरो भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि असलियत एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो बस ऑकवर्डली कह देती है कि हमारे पहाड़ पर बहुत एक्सरसाइज होती है। लेकिन कोबेनी अब किसी भी कीमत पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती है। वो भागकर हाकुया तक जाती है और साफ कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने तो बस उसे बचाया था और उसी की वजह से वो आज जिंदा है। ये सुनकर सब कुछ क्लियर हो जाता है और टेंशन मिट जाती है। दोनों साथ में वापस स्कूल जाते हैं, जहाँ मशीरो गर्व से बताती है कि उसने पूरे क्लास को इन्फ्लुएंस करके पहली पीरियड को फ्री स्टडी में बदल दिया है, ताकि वो लोग पीछे न रह जाएं। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन दूर से ही बेनियो ये समझ जाती है कि उसकी प्यारी बहन और हाकुया के बीच एक नया बॉन्डिंग मोमेंट बन गया है, और ये सोचते ही वो डिस्गस्टेड और जेलस हो जाती है, क्योंकि उसकी प्यारी लिटिल सिस्टर अब उससे एक कदम और दूर हो गई। स्कूल पहुंचते ही कोबेनी सब कुछ मायूरा को बता देती है, और मायूरा को तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है कि दोनों और करीब आ जाएं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी कि हमारी प्रोटा को समझ ही नहीं आ रहा था कि हाकुया से बात कैसे शुरू करे। तभी मायूरा खुद इनिशिएटिव लेती है और सीधे हाकुया से पूछ डालती है कि उसे क्या पसंद है, और हाकुया बिना किसी हेजिटेशन के कह देता है, मुझे तो कोबेनी पसंद है। पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और हमारी प्रोटा तो इतनी शर्म से लाल हो जाती है जैसे अभी जमीन में गड़ जाए। लेकिन जैसे ही वो उसकी रिएक्शन देखता है, खुद हाकुया भी थोड़ा शर्मा जाता है। इस मोमेंट को देखकर मशीरो खुद हैरान रह जाती है, क्योंकि वो नोटिस करती है कि कोबेनी अब हाकुया की एक्सप्रेशंस भी समझने लगी है, जबकि उसे खुद भी इतना आसानी से डिकोड नहीं कर पाती। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि रात में एक नई टेंशन आ जाती है। क्लान की तरफ से चिट्ठी आती है कि शहर में उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए क्लैन का कोई प्रतिनिधि भेजा जाएगा। अगले दिन बेनियो मशीरो के लिए नई पजामास खरीद लाती है, और भले ही वो दिखाती है कि उसे पसंद नहीं, मगर आखिरकार पहन ही लेती है। इसी ड्रामे में वो ऑलमोस्ट भूल ही जाती है कोबेनी को बताना कि कोई घर आने वाला है, और साथ ही ये भी टेस्ट होगा कि इतने वक्त शहर में रहने के बाद
वो नाटो खा पाती है या नहीं। अब दिक्कत ये है कि कोबेनी तो पहले से ही परफेक्ट बहू वाली वाइब्स दे रही है, तो उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तभी हाकुया बीच में इंटरप्ट करता है और बताता है कि अगले दिन से उसके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। कोबेनी टेंशन में आ जाती है, लेकिन उसे कंसोल करने के लिए हाकुया उसका सिर सहलाता है। एग्जाम्स खत्म होते ही मशीरो एकदम ठिकाने लग जाती है। आखिर वो अभी मिडिल स्कूल की बच्ची ही है। उसे खुश करने के लिए कोबेनी उसे एक कैफे ले जाती है और मशीरो तो वहाँ स्वीट्स देखकर ऐसे एक्साइटेड हो जाती है जैसे बच्चा पहली बार टॉफी शॉप देख रहा हो। लेकिन हाकुया का रिएक्शन अलग ही होता है। वो कहता है कि कोबेनी की बनाई हुई खाने से अच्छा कुछ नहीं। दोनों का ये क्यूट एक्सचेंज देखकर बेनियो का लिटरली बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि दोनों उसके सामने और करीब आ रहे हैं। उधर क्लैन की तरफ से भेजी गई निगरानी करने वाली औरत रास्ता ही भटक जाती है और इतने सारे शॉप्स देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। 1 किलो सामान खरीद लेती है। तभी उसकी मुलाकात बाजार से लौट रही कोबेनी से होती है, जो बिना जाने उसकी मदद कर देती है। लेकिन सिर्फ एक नजर में कोबेनी को समझ आ जाता है कि ये कोई आम शख्स नहीं, क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर किमोनो पहन रखा था। घर पहुंचकर सच्चाई सामने आती है कि वो कोई और नहीं बल्कि हाकुया की माँ शिरायुकी है। कोबेनी शॉक में है, क्योंकि शिरायुकी दिखने में इतनी यंग लग रही थी कि यकीन ही नहीं होता कि उनके 2 बच्चे भी हैं। बेनियो तो खुद को कंट्रोल करती है, क्योंकि सामने आंटी थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि इतनी छोटी लगने वाली औरत ने 2 बच्चों को कैसे जन्म दिया। कोबेनी को शॉक से बाहर निकालने के लिए बेनियो तुरंत स्नैक्स बनाने लगती है, क्योंकि आखिर गेस्ट के सामने बदतमीजी नहीं की जा सकती। लेकिन शिरायुकी तो अंदर से बहुत खुश थी। उसे यकीन हो गया कि इतनी हेल्थी और केयरिंग लड़की ही उसकी होने वाली बहू है। खासकर इसलिए भी क्योंकि क्लैन में अब ब्लड लाइन को मेंटेन करने में दिक्कतें आ रही थीं, और उसे बेहद खुशी हुई ये देखकर कि वही लड़की जो हाकुया के लिए इतनी खास है कि उसने अपनी पावर्स तक यूज कर ली, अब उसकी होने वाली पत्नी बनेगी। मशीरो तो एकदम पैनिक हो जाती है जब सुनती है कि उसकी माँ ने वो राज उगल ही दिया जिसे वो अब तक छिपा रही थी। लेकिन चूंकि सब कुछ खुल ही गया था, शिरायुकी सबको बता देती है कि वे लोग असल में इंसान नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके कई नाम पड़े हैं और जिनमें कुत्तों में बदलने की शक्ति होती है। यानी सीधी सी बात, ये लोग फुर्स हैं। कोबनी को अचानक अपने एक्सीडेंट की याद आने लगती है, खासकर वो पल जब उसे कुछ बहुत ही मुलायम सा महसूस हुआ था। लेकिन यादें इतनी इंटेंस हो जाती हैं कि वो फिर से बीमार पड़ जाती है, तो सब उसे बेड पर सुला देते हैं। तभी शिरायुकी कंफर्म करती है कि उसकी शंका सही थी। असल में हाकुया ने अपनी पावर्स का आधा हिस्सा कोबेनी को दे दिया था उसे बचाने के लिए। लेकिन गुड न्यूज ये थी कि ऐसे लक्षण सिर्फ आराम करने से ही खत्म हो जाते हैं। अब सारा सच सामने आ चुका था और शिरायुकी को वापस पहाड़ लौटना था, तो वो बेनियो से कहती है कि ये सब सीक्रेट ही रहना चाहिए। वैसे भी अगर कोई सुन भी ले तो शायद ही यकीन करे। कोबेनी भी आधा अधूरा यकीन करती है, तो शिरायुकी जाते जाते उसे अपने पावर्स दिखाकर फाइनल प्रूफ दे देती है। अगली सुबह बेनियो कोबेनी को काम से बचाने के लिए खुद नाश्ता बनाती है। इसी दौरान कोबेनी मशीरो से पूछ लेती है कि क्या वो अपनी मर्जी से फूरो बन सकती है। मशीरो बताती है कि हाँ, बड़े फूरोस ये कर सकते हैं, लेकिन बेनियो की फैंटेसी वाली फ्लफी ईयर्स और पंजे नहीं निकलते। बेनियो थोड़ी डिसअपॉइंटेड तो होती है, लेकिन सीक्रेटली उसे ये भी क्यूट लगता है। कोबेनी भी चाहती थी कि वो हाकुया का ट्रांसफॉर्मेशन देखे, लेकिन हाकुया साफ मना कर देता है क्योंकि वो पब्लिक में थे। फिर सब स्कूल जाते हैं और एग्जाम रिजल्ट्स मिलते हैं। सबको शॉक हो जाता है क्योंकि हाकुया तो क्लास का MVP निकलता है, इतना इंटेलिजेंट कि सब दंग रह जाते हैं। वहीं मशीरो का हाल उल्टा था, वो फेल होते होते बची। मशीरो खुद मान लेती है कि उसने कभी प्रॉपरली स्कूल में पढ़ाई की ही नहीं। उनका असली मकसद तो बस समाज में घुलना मिलना था। कोबेनी को ये सुनकर हैरानी होती है कि इतने कम वक्त में भी मशीरो समहाउ पास हो गई। बाद में कोबेनी मौका देखकर फिर से हाकुया से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने को कहती है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। ये बात कोबेनी को बहुत दुखी कर देती है। तभी मायूरा आती है और गेस लगाती है कि शायद इसका रीजन वैलेंटाइंस डे है। कोबेनी को तब याद आता है कि ये डेट तो सच में पास है, और शॉक्ड ये कि वो बिल्कुल भूल चुकी थी। अब कंफ्यूजन ये था कि हाकुया को मिठाई पसंद ही नहीं थी तो उसे क्या दे। लेकिन मशीरो कहती है कि कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, उसे चॉकलेट जरूर देने होंगे और कौन सा फ्लेवर उसे पसंद आएगा ये पता करना भी कोबेनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोबेनी डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर पूछेगी, लेकिन जब हाकुया से मिलने पहुंचती है तो वो गहरी नींद में सो रहा था। और तभी कोबेनी नोटिस करती है कि असल में वो एकदम पपी जैसा है, हमेशा उसके पास रहता है
और कभी भी कहीं भी सो जाता है। ये देखकर कोबेनी का मन करता है कि उसे हल्के से छूकर प्यार करे, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है अचानक शर्मा जाती है और तभी हाकुया उठ जाता है। दूसरी तरफ मशीरो पूरी कोशिश करती है कि बेनियो को थोड़ा डिस्टेंस पर रखे, लेकिन बेनियो तो और भी ड्रामेबाजी करते हुए कहती है कि उसे अब नई बहन चाहिए क्योंकि असली बहन तो हाकुया छीन कर ले गया है। क्लास के बाद सब मिलकर चॉकलेट्स की दुकान पहुंचते हैं, ये सोचने की किस तरह की चॉकलेट्स वैलेंटाइंस के लिए सही रहेंगी, लेकिन असली जैकपॉट तो मैशिरो को ही मिलता है। उसे वहाँ डायनासोर के अंडे मिलते हैं जिनके अंदर छोटी सी डायनासोर कलेक्शन होती है और एक्साइटमेंट में वो पूरा स्टॉक खरीद डालती है। लेकिन किस्मत इतनी खराब कि हर बार उसे वही डायनासोर निकलता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब प्योर